चलिए अगली रिएक्शन है सल्फोनेशन। नहीं, सल्फोनेशन। तो इसमें लिखिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है बेंजीन रिंग पर SO3H ग्रुप को लाना, है ना। बेंजीन रिंग पर SO3H ग्रुप जब आता है उसे बोलते हैं सल्फोनेशन। ये थोड़ी सी शीट नीट के हिसाब से टफ है, तो तुम अपना मॉड्यूल फॉलो करना, है ना। इसके क्वेश्चन जितने हो पाए उतने करना। फिनोल, हाँ, बेंजीन एकेडमिक वाले भी जितने हो पाए उतना खेलना, नहीं हो रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। ये सीट थोड़ी सी टफ है ना। अपने बेस्ट जितना मन लगे उतना कर लेना, बाकी लोगों को करने हैं। बेंजीन रिंग पर जब आप SO3H ग्रुप लाते हो तो उसे बोलते हैं सल्फोनेशन। तो यहाँ पर फिनोल है, फिनोल पर हम SO3H ग्रुप लाएंगे, ठीक। तो लिखिए फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, to yield mainly the orthosulfonated product if the reaction is carried out at 25 degrees centigrade and mainly the parasulfonated product at 100 degrees centigrade full stop. This is an example of thermodynamic versus kinetic control of a reaction. Thermodynamic versus kinetic control of a reaction. थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल से डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। ये एल्कीन में एक अलग से एक रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया जाता है, तो इसको तो अब मैं नहीं लूँगा क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कहता है आपके पास फिनोल है ना। फिनोल है, इसके आप रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो कंसंट्रेट H2SO4 आपको SO3H ग्रुप ला देता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है तो रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देती है। जब टेम्परेचर लो रहेगा तो रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देगी, जो प्रोडक्ट तेज़ी से बन सकता हो, है ना। तो ये प्रोडक्ट वो आपको देती है OH और यहाँ पर आपका SO3H। इसे बोलते हैं KCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। कभी टाइम मिला तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और अगर इसी रिएक्शन को हम कराते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये आपको देती है SO3H पैरा पोजीशन पर, और ये आपका है TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और जब भी रिएक्शन में KCP और TCP की बात होती है तो अगर KCP प्रोडक्ट आपके पास है और आप टेम्परेचर को वापस TCP वाला कर दो तो KCP वाला प्रोडक्ट TCP में बदल जाता है।
अगर आप ये प्रोडक्ट आपके बना है और अब आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो ये प्रोडक्ट लगभग कन्वर्ट होकर आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है, डिटेल में कभी और पढ़ेंगे क्योंकि एक एल्कीन का टॉपिक है ये, KCP TCP कैसे आता है। तो ये रिएक्शन जस्ट आपको अभी तो याद रखनी है इसे, है ना। ये लिखिए चलिए अगले रिएक्शन में चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कोल्बीज रिएक्शन। लिख लिया ना सबने? कोल्बीज रिएक्शन। कोल्बी नाम से एक रिएक्शन पहले भी आई होगी एल्कीन में, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जिससे कि आपके एल्केन या एल्कीन बनते हैं। ये कोल्बी सिंपल कोल्बी रिएक्शन है ना। तो इसका टेक्स्ट लिखिए पहले। द कोल्बी रिएक्शन इज यूजुअली कैरिड आउट, द कोल्बी रिएक्शन इज यूजुअली कैरिड आउट by allowing sodium phenoxide to absorb carbon dioxide and then heating the product to 125 degree centigrade, heating the product to 125 degree centigrade under a pressure of several atmosphere of CO2, under a pressure of several atmosphere of CO2। तो देखिए यहाँ पर आपके पास पहले ये फिनोल है, वो कहता है कि अगर आप डायरेक्ट फिनोल की CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिनोल आपने लिया हुआ है और फिनोल के अंदर आपने सेवरल एटमॉस्फेयर पे CO2 पास करी, तो कोल्बी मतलब प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। वो यहाँ पे कहता है कि पहले आप इससे सोडियम फिनॉक्साइड बना लीजिए, मतलब आप इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा O- और Na+। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फिनोल से ज़्यादा एक्टिवेटिंग है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्योंकि आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो CO2 है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यूजुअली पुअर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो आपको सबस्ट्रेट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ES के अटैक के लिए।
अब इसके साथ क्या है आपका, इसके साथ आपका CO2 है, तो CO2 को आप देखिए इस तरीके से बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका ऐसे जाएगा और ये आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा। इस कार्बन के पास माइनस चार्ज है। CO2 के बॉन्ड को आप कार्बन ग्रुप की तरह ऐसे पोलराइज करके दिखा सकते हो, जैसे C डबल बॉन्डों को दिखाते हैं, और ये माइनस चार्ज आप यहाँ पर जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये आपका तो डबल बॉन्ड O आ गया, है ना। यहाँ पर ये एक H, अच्छा ये पहले से है यहाँ पर, है ना, ये H तो पहले से ही है। अब आपका यहाँ पर क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O माइनस और Na+, ये आपको ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या हो जाएगा, टोटोमरिज्म हो जाएगा, मतलब वो H निकल के वापस वो आपको मिल जाएगा इतने बड़े पार्ट में। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइजेशन के बाद आपका ये हो जाएगा, ये पार्ट आपका ये OH आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ये C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ये बन रहेगा। अब आप इसको क्या कर देंगे, अब आप इसकी सिंपल HCl वगैरह के साथ रिएक्शन कर दो, किसी एसिड के साथ, कंसंट्रेट H+4 वगैरह नहीं, HCl के साथ करो, क्योंकि वो फिर सल्फोनेशन की भी कुछ समस्या हो सकती है। सिंपल एसिड के साथ हम इससे रिएक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये OH, और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH, सैलिसिलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सैलिसिलिक एसिड रोज कई 100 टन बनता होगा, क्योंकि इससे बनाई जाती है एस्प्रिन। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो डाल देगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन आप कैसे बना सकते हो, ये आपके पास OH COOH है, सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है। आप इसकी रिएक्शन या तो इसके साथ करा दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा देंगे। अच्छा ऐसा लिख दो ना, तो प्रोडक्ट एक ही है तो बार क्यों लिखूँगा। इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करा दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, या तो इसके साथ, या CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, जो सस्ता हो उसके साथ करा दीजिए, और इससे आपको ये बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आपका COH, एसिटाइल ACETYL, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये आपको मिल जाता है, और यही आपकी है एस्पिरिन। एस्पिरिन, ठीक है। आप ये एस्पिरिन है, और इसी तरीके से बहुत 2-3 रिएक्शन से बन जाती है पैरासीटामोल, है ना। एस्पिरिन अगर आप देखोगे तो एस्पिरिन इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है, इसमें थोक में चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, तो हाँ तो 400-500 हज़ार ऐसे में डील करते हैं। अगर आप इंडिया मार्ट में देखो तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का पाउडर 400-500-600 रुपये किलो बिक रहा होगा, है ना। और उससे जो टैबलेट होती है, टैबलेट में तो कुछ 400 mg 500 mg रहता है ना। तो ये थोक में बिकते हैं इस टाइप से पाउडर। पैरासीटामोल का पाउडर थोक में बिकता है, 400-500-600 रुपये किलो बिकता है ना। ऐसी पैरासीटामोल पे एक कंपनी ने 15-20 हज़ार करोड़ कमा डाले। वो आती है डोलो 650 आती है। डोलो को कौन सी कंपनी बनाती है? कंपनी है
नहीं, डोलो तो उसका वो है, एक कंपनी है जो उसको बनाती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि जो भी बेसिक दवाइयाँ हैं आप उन पर ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप 500 mg की पैरास्टामोल लेते हैं, एबोट कंपनी के लेते हैं, मैनकाइंड कंपनी के लेते हैं, सिप्ला की लेते हैं, तो भी वो 1.5 या 2 रुपये की मैक्सिमम होगी एक टैबलेट, और आप जेनरिक लेते हैं तो भी 1 रुपये की मिलेगी। मतलब पैरासीटामोल आप कहीं से भी लें 500 mg तक की, 1 रुपये से 2 रुपये पर टैबलेट आपको मिल जाएगी पूरे भारत में। लेकिन ये रेगुलेशन गवर्नमेंट की है 500 mg तक, लेकिन 500 mg से ज़्यादा हो तो फिर वो अलग अलग रूल में आ जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने 650 mg की पैरास्टामोल बनाई जिसका नाम रखा डोलो 650। और कोरोना के टाइम पे जब लोगों को खूब बुखार चढ़ रहा था तो डॉक्टर्स को पैसे ऑफर कर करके, मतलब इंसेंटिव ऑफर कर करके, यहाँ का टिकट दे देंगे घूमने का, फलाना, ऐसा करते हैं ये फार्मास्यूटिकल वाले ऑफर देते हैं, एमआर जो होते हैं। उसने लगभग 1000 करोड़ के तो डॉक्टर्स को इंसेंटिव दे दिए, 1000 करोड़ के उसने इंसेंटिव बांटे। तो आप सोचिए कि अगर 1000 करोड़ के उसने इंसेंटिव बांटे तो उसने लगभग 20-25 हज़ार करोड़ की पैरास्टामोल बेच डाली 2-3 साल में, है ना। फिर उस पर केस वेस टाइप से हुआ कि देखो ये डोलो को ऐसा बेच रहा है, 650 mg बना के 500 से बेच रहा है, दुनिया भर की फिर चीज़ें चलती हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपके पास आइडिया है तो आप जो है इंडिया मार्ट से ये एस्पिरिन का पाउडर खरीदिए, 400 रुपये किलो मिल रहा है, उससे छोटी छोटी टैबलेट बनाइए, दुकानों में बेचिए, बिक जाएगा, है ना। आइडिया होना चाहिए। उसने 20-25 हज़ार करोड़ की पैरास्टामोल बेच डाली, बताइए। पैरास्टामोल का पाउडर भी आपको 600-500 रुपये किलो मिलता है, ठीक है। तो ऐसा बनती है आपकी एस्पिरिन। ये पेन किलर है, एस्पिरिन पेन किलर है, और इसी का 2 और फैक्टर हैं। एस्पिरिन अगर आप लेते हैं तो आपको दर्द निवारक है, और उसके साथ साथ ये बॉडी का टेम्परेचर भी कम करती है, मतलब बुखार के टाइम पे भी काम करती है, और ये ब्लड थिनर भी है। ये किसी को हार्ट अटैक की समस्या है तो उसके लिए भी काम करती है। तो 3 काम ये करती है एस्पिरिन, और ये ऐसे बन जाती है। बाज़ार से आप ये लाइए, फिनोल मिल जाएगा आपको। फिनोल जो है पूरा जो है ड्रम मिल जाएगा, 200 लीटर का ड्रम मिल जाएगा, कुछ मतलब 50-60 रुपये किलो का, है ना। उसमें आप CO2 पास करिए, CO2 पास करोगे तो ये मिल जाएगी। थोड़ा सा उसमें एसिड डालो तो आप सैलिसिलिक एसिड पे पहुंच जाओगे। एसिटिक एनहाइड्राइड भी मिल जाएगा किलो में, रिएक्शन करोगे एस्पिरिन बन जाएगी। हाँ, ऐसी बनती है सर। वो थोड़ा कल से कोचिंग हैं, कल से कोचिंग तो ये बनाओगे हैं। तो कई ऐसे हुए हैं जो MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ बेचते हैं। उन्हें जब पता चला कि इन दवाइयों को तो ऐसा करके फैक्ट्री से, छोटी फैक्ट्री लगा बन जाएगी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा कर फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल दी है ना। तो अब देख रहे हो ना, 2-3 स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपकी केमिस्ट्री की लैब में ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप एस्पिरिन बना दोगे केमिस्ट्री की लैब में, अपनी 12वीं की केमिस्ट्री की लैब में। तो सोचिए अगर थोड़ी सी और अच्छी लैब हो तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, है ना। हाँ, लिखिए। हाँ, तो ये तो 2-3 स्टेप की तो रिएक्शन ही है।
हो गया? चलिए नेक्स्ट है डीसल्फोनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। डीसल्फोनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, डीसल्फोनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन इन फिनोल्स। हाँ, डीसल्फोनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन इन फिनोल्स। फिनोल्स मतलब फिनोल के साथ जुड़ा हुआ है तब। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये हमने बनाया फिनोल, यहाँ पर मान लो ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है आपका SO3H ग्रुप। आप अगर इसकी रिएक्शन सिंपल H+H2O से कराते हैं तो ये H रिप्लेस कर देता है इस SO3H ग्रुप को, और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है सिंपल, आपको ये फिनोल मिल गया और यहाँ से ये SO2 निकल गया। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो H+ है, H+ ने एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस किया है SO3H ग्रुप को। तो यहाँ पर होता क्या है, बेंजीन रिंग पर जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन के अलावा किसी और ग्रुप या एटम को रिप्लेस करता है, इन जनरल जब आप बेंजीन रिंग पर अटैक करते हो तो मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आया Cl+ या NO2+, तो NO2+ आएगा और उसके रिप्लेस में H निकल जाता है। तो एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या देखते हो, यहाँ पर मान लो H लगा हुआ है, हर जगह पे एक H लगा हुआ है। कोई आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आए, मान लो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल, तो आप क्या देखते हो, आप यहाँ से इस H को हटाते हो और इस H को हटा के ही तो आप NO2 लगाते हो ना, ये तो लगाते हो ना, ठीक है। लेकिन अगर H ना हटा के किसी और एटम या ग्रुप को हटाया जा रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका, मान लो यहाँ पर कोई एटम, कोई ग्रुप यहाँ पर X लगा हुआ है और X को आप किसी इलेक्ट्रोफाइल से हटा रहे हो, यहाँ पे आपने रिएक्शन करी और यहाँ पर X हटा के आपने E लगाया है, तो इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, IPSO, इप्सो सब्स्टिट्यूशन।
इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है, तो इसमें पहले लिखिए, ये लिखिए, फिर मैं 2-3 लाइन लिखाऊंगा। देखिए इसमें, इफ द SO3H और CH group, if the SO3H or CH group is attached with O or P position, with O or P, ortho और para, O or P position to phenol or aniline, comma, these groups can be easily replaced by any electrophile. These groups can be easily replaced by any electrophile. Full stop. अब इसमें आगे लिखिए, in an electrophilic aromatic substitution reaction, ES लिख लीजिए। when an electrophile replace any group or atom other than H, it is known as ipso substitution, IPSO है ना, it is known as ipso substitution, तो यहाँ पर देखिए, फिनोल है आपके पास, फिनोल पर आपका ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, मान लो SO3H ग्रुप, या फिर आपके पास फिनोल है OH, फिनोल पर पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है SO3H ग्रुप, और आप कोई इलेक्ट्रोफाइल लेकर आते हैं, तो यूजुअली इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर ही अटैक करता है जहाँ पे ग्रुप लगा है, क्योंकि ग्रुप बहुत H+ के रेस्पेक्ट में ज़्यादा आसानी से लीव कर जाते हैं एज ए SO2 और एज ए CO2, है ना। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन होता है, और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, यहाँ पर आपका ये OH, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसको निकाल देता है, और यहाँ पर आपको मिलता है ये SO2, एज ए SO2 निकल जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका ये OH, ये ग्रुप E यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलता है ये SO2, ठीक है। या फिर आपने अगर यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर SO3H की जगह यहाँ पर है आपका COOH, तो यहाँ पर ये एज आपका CO2 निकल जाता है, और एज आपका ये CO2 निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन में, अगर आपके पास ये है, OH और आपका यहाँ पर ये SO3H है ना, मान लो पैरा पोजीशन पर आपने लगाया हुआ है SO3H, या फिर ये है आपके पास है OH, और यहाँ पर आपने लगाया हुआ COH, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो Br2 के साथ, है ना।
आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो Br2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, दो जगह पर Br, यहाँ केवल, या ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, है ना, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। इस पर वो कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर देता है ना, यही जानने के लिए कि क्या आप इसको हटाएंगे। तो यहाँ पर Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br। उसी तरीके से यहाँ पर ये COH हट जाएगा आपका, OH, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर आपका Br। और यहाँ पर आपका ये ग्रुप एज ए SO2 लीव कर गया है और यहाँ पर आपका ये ग्रुप एज ए CO2 लीव कर गया है। उसी तरीके से अगर ये पैरा पर हो जाते तो यहाँ से भी लीव कर जाते हैं। ठीक है, क्या पैरा पर? अगर यही SO3H CH पैरा और सॉरी ऑर्थो पर होते तो भी ऐसे ही लीव कर जाते। मैंने अभी पैरा वाले बनाए हैं, ऑर्थो पर हैं, हाँ, तो भी तीनों पे आ जाते हैं। ऑर्थो पर हो या पैरा पर हो, रिप्लेस हो जाते हैं COH और SO3H ग्रुप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से। प्रेफरेंसली रिप्लेस होते हैं, H की बजाय प्रेफरेंसली ये ग्रुप रिप्लेस होते हैं। बस रिंग आपकी एक्टिवेटेड हो, फिनोल हो, एनिलीन हो या कोई और एक्टिवेटेड रिंग हो। इसमें तो मेन प्रोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल कोई सा भी हो 3000 जो है ये सिर्फ ये अगर SO3H यहाँ पर नहीं होता तो तीनों जगह पे आप जोड़ ही रहे थे, जुड़ जाता है, वाटर यहाँ पर आएगा, है ना। लेकिन अगर एक पोजीशन पर SO3H बैठा है तो Br प्लस उसको रिप्लेस करके भी वहाँ पे बैठा आएगा। मतलब ये ग्रुप प्रेफरेंसली रिप्लेस हो जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से इफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। चलिए, हो गया। अगली रिएक्शन बहुत बड़ी रिएक्शन है, 20 मिनट में होएगी वो। सबने लिख लिया? चलिए, रीमर टीमन रिएक्शन 20 मिनट में भी नहीं होएगी। रीमर टीमन रिएक्शन कौन सा नंबर है? 8।
रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, 2-3 लाइन इसमें लिखिए फिर आगे चल। रीमर टीमैन, रीमर टाइमैन, जो आदमी टाई बांधता है ना, रीमर टीमैन रिएक्शन। लिखिए, when phenol are treated with chloroform, when phenols are treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide, in the presence of sodium hydroxide, comma, an aldehyde group ब्रैकेट में लिखिए CHO, in the presence of sodium hydroxide, comma, an aldehyde group ब्रैकेट के अंदर CHO is introduced at the ortho position of benzene ring, at the ortho position of benzene ring, at the ortho position of benzene ring, ortho position of benzene ring, leading to the formation of O-hydroxybenzaldehyde, leading to the formation of O-hydroxybenzaldehyde, full stop. This reaction is popularly known as Riemer-Tiemann reaction. This reaction is popularly known as Riemer-Tiemann reaction. Riemer-Tiemann reaction. Full stop. As a minor product, CHO is also introduced at the para position of benzene ring, at the para position of benzene ring. तो देखिए, ये आपके पास फिनोल है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म है इसका नाम, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस आपका NaOH, और आपको यहाँ पर आफ्टर एसिड वर्कअप, क्योंकि NaOH है तो फिर यहाँ पे फिनोल से फिनोक्साइड ही रहेगा, उसे कंसिडर कर लेते हैं। आफ्टर एसिड वर्कअप आपको ये मिलता है OH और यहाँ पर CHO। देखिए CHO लगा है, तब ये कंपाउंड फिनोल का कंपाउंड नहीं है, बेंजल्डिहाइड का कंपाउंड है ना। तो ये एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और इसका अगर नाम देखें तो ये बेंजल्डिहाइड का कंपाउंड है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर OH है, तो O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसी का नाम है सैलिसल्डिहाइड, SALICYALDEHYD, सैलिसल्डिहाइड। ये मेजर, और साथ में आपको ये पैरा पोजीशन पर भी लगता है, और ये एज ए माइनर OH, और यहाँ पर आपका CHO, ये एज ए आपका माइनर प्रोडक्ट है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म, कई स्टेप में हमने इसे तोड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, तो स्टेप वाइज हम इसको लिखेंगे। तो पहले ये लिखिए, फिर मैकेनिज्म, और फिर यहाँ पे स्टेप 1। ये वैसे स्टेप नहीं है कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। आसान करने के लिए हमने इससे स्टेप 1 2 3 4 ऐसे तोड़ लिया है, जिससे हर स्टेप को हम समझ सकें क्या चल रहा है। एक ही स्टेप में एकदम नहीं, इसमें ऐसा स्टेप टाइप से नहीं बोला गया है कि 1 स्टेप रिएक्शन है, बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी आप देखेंगे इसमें स्टेप की ऐसा बात नहीं है। ये स्टेप जो हमने लिखे हैं, हम जो लिखेंगे 7-8 स्टेप, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाओ।
हो गया। चलिए, तो स्टेप 1 में हम जानेंगे, देखिए ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिनोल पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है जिसके बाद CHO ग्रुप आता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हमें जानना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, है ना। तो पहला स्टेप वही है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो जितने भी यहाँ पे चीज़ें बनती जाएंगी हम उनको नंबर देते चले जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे, है ना, जिससे जब आप इसे दोबारा से पढ़ो तो आपको पता चले किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें लिखिए क्लोरोफॉर्म, ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखना वो, है ना। क्लोरोफॉर्म 1, क्लोरोफॉर्म 1 इज डीप्रोटोनेटेड बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस, इज डीप्रोटोनेटेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, ब्रैकेट में लिख लीजिए NaOH, to form chloroform carbanion 2, to form chloroform carbanion 2, chloroform carbanion 2, which will quickly alpha eliminate, which will quickly alpha eliminate, which will quickly alpha eliminate। देखिए बीटा एलिमिनेशन होता है जब जिस कार्बन से H निकला है उसके साइड वाले से लीविंग ग्रुप निकले। अल्फा वो होता है जब वहीं से निकले, जहाँ से H निकला वहीं से वो निकले, है ना। अल्फा एलिमिनेशन मैंने पढ़ाया था, अल्फा पढ़ाया था, बीटा पढ़ाया था। यूजुअली बीटा होते हैं लेकिन अल्फा कुछ जगह पर होते हैं, है ना। क्विकली अल्फा एलिमिनेट टू गिव डाइक्लोरोकार्बिन 3, टू गिव डाइक्लोरोकार्बिन 3, डाइक्लोरोकार्बिन 3। तो देखिए CHCl3 है तो मैं इसे यहाँ पर Cl, इसे इधर Cl और यहाँ पर ये H, मैं इसे ऐसे बना लेता हूँ। तो ये 1 है, इसे 1 बोला है उसने, ठीक है, ये 1 है। तो यहाँ पर कोई बेस आता है, बेस जो कि OH NaOH, ये यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल लेता है। तो ये निकलने के बाद आपका ये बन जाता है ना। ये निकलने के बाद आपका बन जाता है ये Cl, ये आपका C, यहाँ पे आपका ये Cl, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये 2 बोला है। अब ये जो Cl है वो Cl है जो Cl माइनस खुद ही निकल जाता है, अल्फा एलिमिनेशन देता है और आपको ये मिल जाता है। अब देखिए यहाँ से जब ये H निकला तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया। ये जब निकला तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे के गया, है ना, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे के गया। H निकला ना, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे के गया और Cl माइनस निकला तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया। तो आपके पास अब क्या दिखेगा, Cl2 और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपका है 3 और इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, CHLORO कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन्स कैसे बनते हैं उसकी वीडियो मैंने उसमें डाल दी है, कार्बिन किस तरीके से बनते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन, वो आप उस पर देख सकते हैं ना। कार्बिन बना है, कार्बिन में आपको ऐसा दिख रहा है कि ऐसा इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना चाहिए। जैसे हम H2O को देखते हैं, H2O, ROH, Cl माइनस, उन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर देख के आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। तो यहाँ पर एज कार्बन हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो CCl2 acts as electrophile, तो हमारी इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डाइक्लोरोकार्बिन है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आपका यहाँ पर ये होता है। हाँ लिखिए इसको,
हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में लिखिए द हाइड्रोक्साइड विल आल्सो डिप्रोटोनेट, द हाइड्रोक्साइड विल आल्सो डिप्रोटोनेट, द हाइड्रोक्साइड will also deprotonate the phenol 4, will also deprotonate the phenol 4 to give a negatively charged phenoxide, to give a negatively charged phenoxide ion, to give a negatively charged phenoxide ion। तो देखिए यहाँ पर वो कहता है कि ये आपका फिनोल 4 है, जो बेस है ना, जो आपका बेस है OH माइनस, ये इसको भी डिप्रोटोनेट कर देता है और इसके डिप्रोटोनेशन से आपको मिलता है फिनॉक्साइड आयन, जिसे वो नंबर देता है 5, है ना। इससे आपको ये मिल जाता है O माइनस, तो ये आपको ये मिल जाता है, फिनॉक्साइड आयन मिल जाता है, ठीक है, ये मिल जाता है। दैट मीन्स जो डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक फिनॉक्साइड आयन पे चलेगा, ना कि डायरेक्ट फिनोल पर। अगेन, क्योंकि जब भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज नहीं है तो वो पुअर इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो हमें रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ता है जिससे कि अटैक चल जाए। अगर रिंग भी ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है और इलेक्ट्रोफाइल भी पुअर है तो सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा। तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल पुअर लेके आएंगे तो आपको रिंग को हाईली एक्टिवेट करना पड़ेगा किसी तरीके से, तब वो आपका प्रोसीड हो पाएगा। पुअर इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसमें प्लस चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज अगर है तो रिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, इसमें प्लस चार्ज नहीं है ना। तो ये लिखिए ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए स्टेप 3, वो आ गया स्टेप 3। स्टेप 3 इसमें लिखिए फिनॉक्साइड 5 delocalize its electron, phenoxide 5 delocalize its electron to form carbanion 6, comma, now electrophile attack at this carbanion, now electrophile attack at this carbanion and form intermediate 1 और 7, form intermediate 1, 7 में उसका नंबर, form intermediate 1 और 7 में उसका नंबर है। तो देखिए वो कहता है कि ये जो आपके पास फिनॉक्साइड आयन है O, ये 5 है, ये पहले इस तरीके से होता है, ये आपका ये ऐसे जाता है और ये आपका यहाँ पे आ जाता है, ये तो ये पहले ये बन जाता है, ये बन जाता है ना। और इस पर ये जो कार्बोनाइन बना है, कार्बोनाइन 6 है ये, इस पर अटैक करता है आपका डाइक्लोरोकार्बन CCl2। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखने होगी चल क्या रहा है। इस पर कलेक्टिवली कितना चार्ज है, माइनस का। इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो अगर इन पे कलेक्टिवली माइनस का चार्ज है, केवल एक माइनस का चार्ज है, तो अब जो चीज़ बनेगी उस पर भी एक माइनस का चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपने यूज कर रहा है इसके साथ, है ना।
तो इस पे माइनस चार्ज है, माइनस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके पास बॉन्डिंग के थ्रू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। नहीं समझे हैं? सर उस पे पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आता है जब बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन वो यूज करता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन इस पर पहले से ही नेगेटिव है तो वो खत्म हो गया, नेगेटिव इस पर दिख जाएगा, नेगेटिव इस पर दिख जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कलेक्टिवली इन दोनों पे एक माइनस का चार्ज दिख रहा है, तो माइनस चार्ज खत्म थोड़ा ना हो जाएगा अकेला माइनस चार्ज, तो अगली में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। तो कहाँ दिखेगा? देखिए यहाँ पे आपको ये दिखेगा। सर एक कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन से दूसरे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया तो एल्कीन। ये इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए हैं बॉन्डिंग के लिए, ये तो उस ऑर्बिटल में पड़े हैं, खाली ऑर्बिटल जो है वो यूज हुआ है ना। मैं बना दूं ऐसे, देखो ये तो उसके पास है ही है, ये तो उसके पास एक ऑर्बिटल में बैठे हैं, ये जो खाली ऑर्बिटल है इस पे जाके अटैक एक तरीके से हुआ है, इस पे जाके अटैक हुआ इस खाली ऑर्बिटल पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये, यहाँ पर ये, और आपको पता होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो पहले से बैठा रहता है ही है, तो यहाँ पे आपका ये C, आपका ये Cl, यहाँ पे आपका Cl, और इस पर आपका एक माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये आपका बना यहाँ पर ये 7, ठीक है। ये बना, ये देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ये बना आपका। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये खाली डिब्बा है। जब बॉन्ड बना तो इस बॉन्ड में इसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, बॉन्डिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला। भाई दोनों शेयरिंग है तो एक इसके पास एक इसके पास है, एक इसको एक्स्ट्रा मिला और उसके पास जो एक एक्स्ट्रा था वो चला गया, तो इसका माइनस चार्ज खत्म हो गया, इस पर माइनस आ गया, तो ये माइनस अब इस पर दिख रहा है। और इन ए नटसेल अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें, इन पे एक माइनस का चार्ज है तो माइनस का एक चार्ज तो दिखेगा ही कहीं ना कहीं। आप समझ लीजिए कहाँ दिखाना है, वापस आप इस पर तो दिखा नहीं सकते, है ना। तो ये बना आपका हो गया। अब लिखिए इंटरमीडिएट 1 7, इंटरमीडिएट 1 7 4 में इंटरमीडिएट 1 7, ये जो इंटरमीडिएट बना है इंटरमीडिएट 1 7 टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट, टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा एक्वस NaOH है, तो वहाँ पे पानी वाला जो पार्ट है उससे, है ना। टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट एंड फॉर्म इंटरमीडिएट 2 8 2 1 जो लिखना ये रोमन में लिखना है ना, फॉर्म इंटरमीडिएट 2, अच्छा ये इंटरमीडिएट 1 है ना, इंटरमीडिएट 1 है ये, है ना। फॉर्म इंटरमीडिएट 2 8 इसका नंबर है, टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट एंड फॉर्म इंटरमीडिएट 2 रोमन में, है ना, और नंबर उसका 8 है, कॉमा। नाउ इंटरमीडिएट 2 टोटमराइज, नाउ इंटरमीडिएट 2 टोटमराइज एंड फॉर्म न्यू इंटरमीडिएट 3 9। तो देखिए ये आपका इंटरमीडिएट 1 है, इंटरमीडिएट 1 है ये, जिसका नंबर है 7। ये अब क्या करता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट हमारा एक्वस मीडियम ही चल रहा है, एक्वस NaOH के इसमें सब में चल रहा है ये, तो पानी से यहाँ से ये प्रोटॉन खींच लेता है।
प्रोटॉन लेने के बाद ये बना लेगा इंटरमीडिएट 2, है ना। ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका ये H, ये आपका CH, Cl ये बना लेता है, और ये आपका है इंटरमीडिएट 2, इसका नंबर है 8। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट अगेन टॉटमराइज हो जाएगा, ठीक है, और H उसको चला जाएगा। ये वाला पार्ट आपका टॉटमराइज हो जाएगा, है ना, टॉटमराइज, और टॉटमराइज होके आपका ये बन जाएगा OH, वापस आ जाएगा ये, और आपका यहाँ पर ये CH, Cl2, ये इंटरमीडिएट 3। इंटरमीडिएट 1 में प्रोटोनेज में नहीं चल रहा था क्योंकि कार्बन आयन अनस्टेबल हो जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, आप इस स्टेप को भी यहाँ, इसी स्टेप को उस पहले भी कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आप इसी स्टेप को टॉटमराइज पहले करके फिर बाद में आप इसको प्रोटॉन दे सकते हो, कुछ इसमें मतलब ऐसा कहीं पर डिफरेंस नहीं आएगा कुछ भी। मैं कह रहा हूँ टॉटमराइज होगा ना वैसे इंटरमीडिएट 1, कोई दिक्कत तो नहीं ना होने में या होने में, वहाँ पे डबल बॉन्ड आने से कभी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को फर्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर हाँ नहीं, ये डायरेक्ट नहीं होएगा, जब पहला प्रोटॉन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये मैकेनिज्म चलता है तो ये टॉटमराइजेशन का, तो बेस H को H+ निकालता है, यहाँ पे माइनस बनता है, फिर ये माइनस बन के डबल बॉन्ड यहाँ माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस, इस माइनस के साथ आप नहीं बनाएंगे, तो पहले इसको प्रोटॉन दे दो उसके बाद ही करेंगे, तो इसके पहले ये बनाएंगे फिर ही करेंगे टोटल, ठीक है, ऐसा ही होगा, पहले नहीं कर सकते। हाँ, तो ये बनता है आपका, है ना, 2 स्टेप और रह गए बस, है ना। अब इसमें एक चीज़ और है, ये टॉटमराइज तो हमने कर दिया, है ना, लेकिन क्योंकि मीडियम बेसिक चल रहा है, मीडियम आपका बेसिक चल रहा है, हमने टॉटमराइज ये कर दिया, मीडियम लेकिन बेसिक चल रहा है, तो यहाँ पर वही है कि NaOH जो है इसको OH रहने नहीं देगा, इसको O- ही बनाए रखेगा। टॉटमराइज तो हो गया, टॉटमराइज होकर ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया, लेकिन जैसे ही पहुँचा बेस ने इसको फिर से एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो आपको यही आपको एक तरीके से मिलेगा, मतलब आपको ये O- ही दिखेगा आपको ये, है ना, तो यही है आपका इंटरमीडिएट CH-Cl2, ये इंटरमीडिएट 3 है ना, ये इंटरमीडिएट बेसिकली 3 है ना, तो ये लिखिएगा, ये बना, वो बनने के बाद बेस ने फिर प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसको हम लिखेंगे 9, ये 9 आपका है, ठीक है, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो फिनॉल बनने ही नहीं देगा, फिनॉल्स बनते ही तुरंत प्रोटॉन को फिर निकाल देगा। ठीक है, तो अब 2 स्टेप और लिखने हैं, लिखिए स्टेप 5, जो इंटरमीडिएट 9 बना है ना, लिखिए इंटरमीडिएट 3, 9 नंबर है उसका, इंटरमीडिएट 3 हाइड्रोलाइज एंड फॉर्म 10, इंटरमीडिएट 3 हाइड्रोलाइज एंड फॉर्म 10, प्रोडक्ट का नंबर है, कॉमा 10 फर्दर प्रोड्यूस 11, 10 फर्दर प्रोड्यूस 11, तो देखिए ये आपका बना है, ये आपका O-, ये आपका बना है, ठीक है, यहाँ पे आपका CH, Cl2 है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर OH- है, OH- इन दोनों Cl को रिप्लेस करके OH ले आएगा,
तो यहाँ पर आपका ये O माइनस, ये CH, और यहाँ पर आपका ये OH, और यहाँ पर आपका OH। तो ये आपका था 9 और ये आपका बना 10। अब बताइए अब क्या होएगा? ये सर जेमिनल तो हट जाएगा, जेमिनल डायोल्स, एक H2O निकल जाएगा तो आपको CH2 बन जाएगा ना, माइनस के H2O, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा O माइनस, ये और यहाँ पे आपको CH डबल बॉन्ड O, ये आपको मिल जाएगा 11। स्टेप 6 ऑन एसिडिफिकेशन। अब आपको वापस OH चाहिए वहाँ पर, तो आप इसको किसी सिंपल एसिड के साथ ट्रीट करा देंगे। O माइनस ये है, C डबल बॉन्ड OH, सिंपल HCl डाल दीजिए और आपको मिल जाएगा ये OH, दिस CHO सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, ये बन गया है। लेकिन अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, अभी रिएक्शन में और भी चीज़ बची है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनता है। टेन फर्दर प्रोड्यूस 11। 10 है, 10 आपका जेमिनल डायोल्स है, इसमें से वाटर निकल जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 11 बन जाएगा, और 11 एसिडिफिकेशन के बाद आपको सैलिसैल्डिहाइड देगा।